नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का शाम के इस सेशन में। और इतिहास पर हमारी चर्चा में आज ताजमहल के निर्माता जिन्होंने ताजमहल बनाया, शाहजहां, उनके इतिहास की हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जैसा हमने कल तय किया था कि हम लोग थोड़े से करंट अफेयर्स के इशू भी टच करेंगे, जो समसामयिक घटनाएं हैं, ताकि सभी लोग अपडेट होते रहें और चीज़ों की उनको जानकारी होती रहे। तो आज जो लोग हमारे बीच चर्चा में जुड़ेंगे उनका हम स्वागत करते हैं। कौन कौन लोग हैं आज हम देखते हैं। रामलखन राजपूत जी हैं, अनूप कुमार वर्मा जी हैं, मंजू दयाल जी हैं, गुड इवनिंग। रामचंद्र वर्मा जी हैं, धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी हैं, रोहित सिंह लोधी हैं, रामकिशन राजपूत जी हैं, सागर राजपूत हैं, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी हैं, लोधी भारत राजपूत हैं, प्रशांत हमारे बीच में है, चिन्मय एंड तन्मय फ्रॉम बेंगलोर। उसके अलावा लोधी भारत राजपूत, गुड इवनिंग। हेमलता लोधी, गौरव लोधी राजपूत, शिवम राजपूत, धीरज कुमार कासगंज से, हेमलता लोधी जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, उसके अलावा श्याम राजपूत जी, अनीश कुमार जी, चलिए, योगेंद्र राजपूत, वीरेंद्र राजपूत लोधी अमेठी से, पद्मेश लोधी जी, कृष्ण गोपाल जी, जयंती राजपूत जी। पद्मेश लोधी जी की आज वैवाहिक वर्षगांठ है, तो हमें जानकारी लेट से मिली है। हम पद्मेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। और बहुत ही समर्पित आप स्वयंसेवक हैं पद्मेश लोधी जी कासगंज से। उनको हमारी और लक्ष्य परिवार की ओर से बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। कृष्ण गोपाल लोधी जी, जयंती राजपूत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर से। उसके अलावा शिव मोहन सिंह लोधी जी पन्ना से, थान सिंह राजपूत जी, अनुराग सिंह जी, रवि राजपूत जी, हरिशंकर राजपूत किसान, आप भी बुंदेलखंड से हैं, महोबा से। प्रदीप कुमार राजपूत, आप विद्यार्थी हैं। हिमांशु लोधी, वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से, लोधी गृजेंद्र जी रामपुर यूपी से, ओम शिव वर्मा जी कासगंज यूपी से, रोहित सिंह लोधी अलीगढ़ यूपी से, गुड वर्क बुलंदशहर यूपी से, जगत नारायण जी लखनऊ यूपी से, रवि कुमार सिंह जी गाजियाबाद यूपी से, गाजियाबाद क्या बेसिकली नोएडा यूपी से, ओमकार इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। लोधी गजेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर तृप्ति सिंह, हिमांशु लोधी, सत्येंद्र लोधी, उसके अलावा दिनेश लोधी जी, हरिमोहन राजपूत साहब इटावा से, योगेश राजपूत जी अलीगढ़ से, आर के राज बुंदेलखंड पन्ना एमपी से, उदय सिंह समाज सेवक ग्वालियर एमपी से, अनुराग सिंह जी, हिमांशु लोधी, कृष्णा सिंह लोधी, कुमार रवि वर्मा अलीगढ़ से। उसके अलावा हमारे बीच में पवन राजपूत जी, गुड इवनिंग पवन जी। नीरज राजपूत जी, उत्तर प्रदेश पुलिस मैनपुरी से, संतोष राजपूत, योगेश राजपूत, अभिनव रत्न लोधी हरदोई से, सुमन सिंह लोधी, लोधी राकेश कुमार राजपूत, सरोज पद्मेश जी को भी शुभकामनाएं। राम सजीवन लोधी जी अयोध्या यूपी से। उसके अलावा संतोष राजपूत जी हैं, शिवम राजपूत जी हैं फर्रुखाबाद से, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी अलीगढ़ से, गिरीश भारत जी एटा से, अनिल राजपूत जी, राम बिहारी राजपूत जी, कुंवर सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग कुंवर सिंह जी, मनोज राजपूत जी बुलंदशहर से, यतेंद्र प्रकाश जी, अनार सिंह जी आप कासगंज से हैं, राम सजीवन लोधी जी, तुलसी राम राजपूत जी लोधी, भूपेंद्र सिंह पचसैया, ओके, प्रदीप राजपूत, तुलसी राजपूत, संजय प्रताप सिंह, रेखा राजपूत, महेश लोधी जी शिवपुरी एमपी से, कुंवर सिंह जी, दिनेश राजपूत जी, चंद्र प्रताप सिंह जी भिंड से, महेंद्रपाल राजपूत जी राठ हमीरपुर से, डॉक्टर लाल सिंह जी आगरा से, अनिल राजपूत जी, भारती राजपूत। उसके अलावा हमारे बीच में है दीपक सिंह लोधी फ्रॉम फतेहपुर यूपी, वेलकम दीपक, हाउ आर यू। सुशील लोधी, डॉक्टर नारायण पटेल कटनी मध्य प्रदेश से, कल्याण सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, पूनम राजपूत, लोधी लाला भैया सिंह जी पन्ना एमपी से, दिनेश श्वेता सिंह जी बुलंदशहर डिवाई से बेसिकली, लेकिन अभी तो नोएडा से, रामचंद्र वर्मा जी कासन से, डॉक्टर मोनू राजपूत कासन से। उसके अलावा हमारे बीच में है डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा जी। डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा जी का स्थान हमको नहीं पता है, शायद मध्य प्रदेश से हैं आप।
दीपक राजपूत जी, सत्यपाल सिंह लोधी भिंड से, नंबरदार अनमोल राजपूत कानपुर देहात से, हिमांशु पुरवार, जितेंद्र राजपूत, सत्येंद्र लोधी, पूनम राजपूत, सुशील लोधी उन्नाव से, अभिषेक संजीव राजपूत कन्नौज से, हिमांशु पुरवार, पूरन वर्मा जी कासगंज से, उमा शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अजीत लोधी जी, मोहित कुमार राज, आरबीएस लोधी जी भिंड से, मुकेश राजपूत वेरी गुड इवनिंग मुकेश जी, राम सजीवन जी, अर्चना राजपूत, उसके अलावा धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी हमारे बीच, विशाखापट्टनम डॉक्टर नारायण पटेल जी, सत्येंद्र राजपूत जी, धीरज कुमार लोधी जी अजमेर से, धीरज कुमार लोधी जी अजमेर से जुड़े हैं, अजमेर राजस्थान से, नवीन राजपूत जी, हिमांशु लोधी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी गुड इवनिंग, भंवर सिंह नरवरिया साहब भिंड से, नितिन प्रकाश राजपूत जी जय हिंद, सोबरन सिंह जी प्रणाम, विक्रम सिंह राजपूत, मुनेश कुमार जी गुड इवनिंग, मुनेश कुमार जी अलीगढ़ से हैं हमारे गृह जनपद से, सचिन कुमार राजपूत लोधी, हरिओम राजपूत, लतेश राजपूत वेरी गुड इवनिंग, विकास कुमार जी, सोनपाल राजपूत जी कानपुर देहात से, विनय कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, महेंद्र एस लोधी हमारे भाई फिल्म अभिनेता हैं आप, उज्जैन मध्य प्रदेश से, बनवारी सिंह जी डिवाई से, सत्येंद्र लोधी जी दिव्यापुर दोनियापुरा भिंड, देवेश सावित्री देवी राजपूत दिव्यापुर से, सचिन कुमार राजपूत फिरोजाबाद से, ओम प्रकाश सिंगरौल जी वेरी गुड इवनिंग, दीपक राजपूत, डॉक्टर सौरभ राजपूत एटा से, कृष्णा जंघेल बीकानेर से, कृष्णा जुंगाल केसरी जनागल, मैं गलत नाम आपका पड़ गया, केसरी जनागल आपका स्वागत है केसरी जी, बीकानेर राजस्थान से, और शिरोमणि सिंह लोधी आप हैं फतेहपुर से वेरी गुड इवनिंग, उसके अलावा लोधी भारत सिंह जी बरेली से, हरी सिंह राजपूत जी गुड इवनिंग, अखिलेश लोधी गुड इवनिंग, महावीर सिंह राजपूत जी नमस्ते, रतन लांगेवार नागपुर महाराष्ट्र से बहुत अच्छा, नितिन प्रकाश राजपूत, सभी लोगों का स्वागत है, बनवारी सिंह जी, राकेश राजपूत जी, डॉक्टर शेर सिंह जी पन्ना से हैं मध्य प्रदेश से, अच्छा, लोधी एच कुमार राजपूत इंदौर एमपी से, लोधी अनिल वर्मा जी इटावा यूपी से, विक्रम सिंह राजपूत जी का नाम मैंने ले लिया है विक्रम जी, अब आपका नाम योगेश कुमार जी, मैं कोशिश करता हूं कि 2-4 बार अगर आप बता देते हैं तो मुझे याद हो जाता है, लोगों के एरिया उनके नाम मुझे पता चल जाते हैं अगर थोड़ा सा चर्चा 1-2 बार हो जाए। देवेश सावित्री देवी राजपूत, दीनदयाल राजपूत जी गुड इवनिंग, अवधेश राजपूत जी, राम ज्ञान सिंह जी, इंजीनियर कुलदीप राजपूत, परी एंजल, महेंद्र सिंह राजपूत, राम सिंह जी शुभ संध्या, जयराम राजपूत जी अयोध्या से शुभ संध्या, दीपक राजपूत बांदा यूपी से, यश प्रताप सिंह वेरी गुड इवनिंग, लोधी राजू राजपूत कन्नौज से, राकेश सिंह जी, राजेंद्र नरवरिया जी वेरी गुड इवनिंग, केसरी जी का हमने परिचय दे दिया है बीकानेर से, मुकेश सिंह नरवरिया जी, अखिलेश लोधी, यश प्रताप सिंह जी, महेंद्र सिंह राजपूत जी, डॉक्टर सुमित राजपूत जी वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, उसके अलावा लोधी राजू सर भारत ही है यहाँ आज, लोधी एच कुमार जी, रामवरण सिंह जी शिक्षक हैं आप, नवीन राजपूत जी ये भी अयोध्या से हैं, जीत बहादुर राजपूत अयोध्या से हैं, शुभम राजपूत कानपुर से हैं, राजपूत मनोज कुमार प्रणाम, राकेश लोधी, राम लखन राजपूत जी मैनपुरी यूपी से हैं, शिवम राजपूत जी एटा से हैं, कृष्ण गोपाल राजपूत गुड इवनिंग पंजाब से, विद्या नरवरिया जी आप देवास से हैं, योगेश राजपूत जी, ब्रजेश सिंह लोधी जी नरैनी बांदा यूपी से, पराग कौशल जी शुभ संध्या कौशल साहब आप संभवतः इंदौर से हैं, राम ज्ञान सिंह जी, राजीव कुमार जी, राकेश सिंह जी, अभिषेक गुप्ता जी गुड इवनिंग अभिषेक जी, चंद्र राजपूत जी, उसके अलावा जमाल भाई हैं बंगाल से आपका भी स्वागत है, अखिलेश लोधी जी कन्नौज से, ब्रजेंद्र सिंह जी हैं हमारे बीच में दिल्ली एनसीआर से, अवधेश वर्मा जी हैं, आर के लोधी राजपूत हैं वेरी गुड इवनिंग आर के जी, दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हैं, मूलतः आप अलीगढ़ से हैं, लोधी अतुल राज जी हैं, उसके अलावा वाई एस लोधी हैं राठ से वेरी गुड, आपके नाम में ही राठ लगा हुआ है, महेश राजपूत जी हैं इंदौर से, धीरज राजपूत जी हैं, वीरेंद्र राजपूत लोधी हैं अमेठी से, बेसिकली आप दुबई में रहते हैं,
शुभम राजपूत जी हैं कानपुर से, राकेश सिंह राजपूत जी, अभिषेक राजपूत जी, राजेश कुमार जी लोधी, राजेश कुमार लोध पन्ना एमपी से, महेश राजपूत जी इंदौर से, विनय राजपूत जी, हीरालाल पवार जी हैं लोधी महू इंदौर से। अच्छा, राघवेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग, मंगल सिंह जी, चंद्रपाल सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, धीरज राजपूत जी, अभिषेक राजपूत, भगवान शरण राजपूत जी महाराष्ट्र से, मनोज कुमार जायसवाल जी देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं, मनोज कुमार जी वेलकम, आपका स्वागत है। उसके बाद निर्मल लोधी है हमारे बीच में। गर्मी बहुत नहीं, अब मौसम ठीक है, बारिश हो गई है दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम सिंह राजपूत जी लखनऊ प्रॉपर्टी, लोधी प्रॉपर्टी लखनऊ से हमारे बीच। और चलिए केशव आजाद जी हैं हमारे बीच में, उत्तर प्रदेश से केशव आजाद जी, बांदा से ब्रजेश राजपूत जी। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। गुलशन राजपूत जी और जो भी लोग बाद में जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, बाद वाले लोगों के नाम अगर छूट जाएं तो कोई बात नहीं, कल से आप लोग पहले जुड़ जाइए। अभी लगभग 180 के आसपास लोग इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं और जो लोग पहले जुड़े हैं हम उन सभी लोगों के समय का सम्मान करते हुए अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। और जैसा हमने कहा था कि हम दो पहलुओं पर समानांतर रूप से चर्चा कर रहे हैं। सुबह हम भारत के भूगोल को जानते हैं तो शाम को भारत के इतिहास को, भारत के संविधान की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पूरी चर्चा। अब आज हम लोगों ने एक परंपरा कल से शाम से आरंभ की थी कि जो भी भारत में या दुनिया में करंट की जो घटनाएं हैं जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, उसकी भी चर्चा हम शुरू के 4-6 मिनट करेंगे ताकि सब लोग अपडेट रहें कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है। तो उसी क्रम में कल हमने चर्चा की थी भारत के माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन था उसके बारे में, और जो अभी कल जो हमारे वित्त मंत्री थे उनका उद्बोधन था, उनका जो अनाउंसमेंट्स थे उसके बारे में। आज फिर से हम कुछ करंट की घटनाएं करेंगे और करंट की जो घटनाएं हैं उन करंट की घटनाओं में आपने देखा होगा कि अधिकांश जो चर्चा है कोरोना को लेकर के ही है। बाकी खेल सारी गतिविधियां बंद हैं, स्पोर्ट्स गेम्स में कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज भी लगभग बंद हैं। तो मुख्य जो गतिविधियां हैं इस समय वो है हमारी कोरोना को लेकर के, उससे कैसे लड़ा जाए, उससे किस तरीके से हम लोग उस संकट से उभरें। तो पूरी दुनिया के सामने यही मसला है, पूरे विश्व में यही मसला है कि अच्छा हमारे बीच में रेलवे में है मुकेश, राकेश सिंह जी सोहन के साथ में हैं। ओके राकेश सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, सोहन जी इस समय टुंडला में है, रेलवे में पोस्टेड हैं, तो उनके साथ आपकी पोस्टिंग है। राकेश जी बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। तो अभी जो हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं वो पूरी दुनिया कोरोना संकट को लेकर चर्चा कर रही है और भारत में उद्योग धंधे ठप हैं, नौकरियों में कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसी में सरकार की तरफ से परसों 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया जिसकी कल कुछ घोषणाएं हुई, खास करके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को लेकर के, पीएफ को लेकर के, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के, बिजली जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज हैं उनको लेकर के, या फिर हमारे जो रिफंड्स हैं उसको लेकर के, ये सारी घोषणाएं हम लोगों ने कल देखी थी। आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, और उसमें उन्होंने कुछ और अनाउंसमेंट किए हैं। तो आप सब लोग ये सारी चीज़ों को देखते रहिए कि किस किस सेक्टर को ऊपर लाने के लिए कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है और सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो उसी करंट अफेयर्स में जो आज की करंट अफेयर्स है उसमें से हम कुछ चीज़ें लेंगे, 2-4 चीज़ें, ताकि आपको उसका आइडिया लग जाए और फिर आप यदि चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, उनको आप आगे से पढ़ सकते हैं, वो आपके काम आ जाएगी। तो क्लियर। तो सबसे पहले मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ करंट के बारे में, और फिर हम लोग शाहजहां के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसने ताजमहल बनवाया था, सभी लोगों को पता ही होगा। तो आज क्या है कि कुछ रियायतें दी गई हैं खास करके किसानों को और जो रेहड़ी पटरी पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, और कुछ इस तरह के जो मछली पालन या पशुपालन का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए कुछ सरकार की तरफ से आज सहूलियतें दी गई हैं। तो क्या क्या सहूलियतें दी गई हैं, जैसे जो किसान हैं, किसानों को कहा है कि 31 मई तक किसानों को ब्याज की छूट दी गई है, यानी उनको अपना ब्याज नहीं देना 31 मई तक। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सरकार ने बात कही है। किसान क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसके माध्यम से किसान तमाम बीज, खाद, दवाएं और ऋण ले सकते हैं। क्लियर।
क्लियर। आगे आगे हम लोग और देखेंगे क्या है इसमें। इसमें यह भी कहा गया है कि वित्त मंत्री ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो बाहर से, आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत सारे मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसे मजदूर जो बड़े बड़े शहरों से छोड़ के गाँव में आए हैं या कहीं भी पहुंचे हैं, इन मजदूरों को बिना कार्ड वाले, अगर जिनके पास कार्ड भी नहीं है तो भी उनको 5 किलो राशन दिया जाएगा। अगले 2 महीने तक फ्री में उनके लिए खाना, खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी। ये एक बड़ी वो है घोषणा। उसके अलावा जो छोटे किसान हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं या प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए 9 कुल मिलाकर के घोषणाएं की गई हैं। और ये सारा का सारा सेक्टर कहलाता अनऑर्गेनाइज्ड, यानी असंगठित क्षेत्र। रेडी पटरी वाले, दैनिक मजदूरी वाले, डेली वेजेस वाले, छोटे मोटे काम, प्लम्बर, ये सब लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह रोमिंग होते हैं, काम करते रहते हैं, तो बहुत संगठित ये लोग, इनकी व्यवस्था नहीं होती है। क्लियर। रवि वर्मा का ये कहना है कि एमएसएमई क्या है, जिसकी घोषणा कल की गई थी। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल और एमई का मतलब मीडियम। तो 3 कैटेगरी जो है भारत में उद्योगों की बनाई गई है, छोटे उद्योगों की। माइक्रो उद्योग, जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म उद्योग, उससे ऊपर होता है स्मॉल यानी लघु उद्योग, और उससे ऊपर होता है मीडियम उद्योग यानी मध्यम जो स्तर का उद्योग होता है, और उससे ऊपर होती है हैवी इंडस्ट्री। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है कुटीर उद्योग, जो घरों में लोग अपने घरों में मोमबत्ती, अगरबत्ती, बांस के काम ये सब बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री को 4 हिस्सों में बांटा गया है। माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। और इसके अलावा एक जो अलग से भाग है वो कॉटेज इंडस्ट्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग। जैसे घर में सूत काटना हो, घर में बांस की जो लकड़ी है उससे कोई काम करना हो, इसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं। मूंगे बनाना हो, मोती बनाना हो, और इन्वेस्टमेंट के जरिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो चीजें बनाई जाती हैं वो फिर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड हैवी इंडस्ट्री में आती हैं। तो एमएसएमई वर्ड आपने सुना होगा। आप एमएसएमई की जो फुल डेफिनेशन है वो आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट से कि अब कितने करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो में है, कितने का है तो आप स्मॉल है, कितने का है तो आप मीडियम में। ये आप चेक कर लेना, और कहो तो मैं कमेंट में डाल दूंगा क्योंकि उसको बताने में काफी समय लगेगा। वो उसकी परिभाषा देख करके आप जज कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री किस में आएगी। सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया वो ये किया कि 3 लाख करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन इनको दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब होता है कि उस लोन के अगेंस्ट आपको कोई संपत्ति या कोई गारंटी नहीं देनी है। आपके अगर एमएसएमई कोई आपकी इकाई रजिस्टर्ड है तो आप जाएंगे सरकार के पास और सरकार आपको लोन दे देगी और उससे आप अपना काम करेंगे। पहले जो लोन दिया जाता था माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, वो लोन क्या था, सब गारंटी लोन था। मतलब आपको उसके एवज में कोई असेट या कोई प्रॉपर्टी आपको रखनी होती थी। अब क्योंकि कोरोना संकट में उद्योगों को पुनर्जीवित करना है तो ऐसे में किसी भी प्रकार की गारंटी की बात नहीं की गई है। इसी को कहा गया है कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल का मतलब होता है संपत्ति। क्लियर। आगे चलिए और आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे इसमें क्या क्या प्रावधान है। 2020 मार्च 2020 में नाबार्ड में सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 29,500 करोड़ रुपए की सहायता के लिए दिए गए। नाबार्ड बेसिकली ग्रामीण विकास की बैंक होती है। नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक होती है, तो उस बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक, किसानों तक और इस तरह के जो लोग हैं वहां तक पैसा पहुंच जाए, उसके लिए 29,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक तरीके से जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं इसको आप ये समझ सकते हैं जैसे बजट में भी यही प्रावधान होते हैं। बजट में हम लोग इसी तरीके से अलग अलग योजनाओं में पैसे को सरकार के माध्यम से दिया जाता है। क्लियर। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से पढ़िएगा, केवल आपका इंटरेस्ट पैदा हो। उसके अलावा जो शहरों में गरीब रहते हैं, शहरों में जो गरीब हैं, केंद्र सरकार ने राज्यों को उसके लिए 11,002 करोड़ रुपए एसडीआरएफ को मजबूत करने के लिए दिए हैं। इससे शहरों में शेल्टर होम बनाए जाएंगे, घर, अस्थायी जो घर होते हैं उसको बनाने के लिए। उसके अलावा जो मनरेगा में मजदूर काम करते हैं उन मनरेगा मजदूरों के लिए लगभग 14 करोड़ 62 लाख रुपए करोड़ का कार्य दिवस का इसमें व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। क्लियर। लोन के बारे में क्या है, लोन का मतलब होता है ऋण लेना, उधार लेना। कुछ लोगों को ये चीजें थोड़ा टेक्निकल लगती हैं। उधार लेने का मतलब है कि जैसे
हमें कोई काम शुरू करना है, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास तो 50 लाख रुपए हैं और हमको काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है। आप जो बिजनेस शुरू करेंगे वो हो सकता है 1 करोड़ रुपए में आरंभ हो, तो 50 लाख रुपए आप अपने लगाएंगे, 50 लाख रुपए आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। इसी ऋण को क्या कहते हैं हम लोग? लोन कहते हैं। ये लोन आप किसी बैंक से ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं। पहले प्राइवेट क्षेत्रों में से भी लोग लोन लिया करते थे, साहूकार इत्यादि के माध्यम से। क्लियर? उसके अलावा जो कॉरपोरेट बैंक और ग्रामीण बैंक हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजों की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। और जो मछली पालन करने वाले और पशु पालन करने वाले लोग हैं, उनको भी ये कहा गया कि वो भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और 25 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जारी किए हैं, सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। क्लियर? सो ये कुछ प्रावधान है, आप लोग इंटरनेट पे इसको पढ़ लीजिए। आप अगर चाहें तो इन सारी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। कहां पर? टीवी न्यूज पर। तो इसकी चर्चा करने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग अपनी सोच को थोड़ा सा और बड़ा करें, हम लोग अपनी पढ़ने के दायरों को, चीजों को समझने के दायरे को थोड़ा सा और विस्तृत करें। इससे क्या होगा कि अलग अलग विषय को समझने की हम लोगों की क्षमताएं बढ़ेंगी और इसके माध्यम से हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से दुनिया को समझ पाएंगे। सो जस्ट फॉर इंटरेस्ट आप लोग प्रयास करिए कि आप सभी लोगों को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट पैदा हो और थोड़ा थोड़ा सा हम जानें। जैसे अभी रवि ने सवाल पूछा कि एमएसएमई क्या है, तो एमएसएमई के बारे में हमने कहा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो अगर हमने एक बार पढ़ लिया कि माइक्रो हम उसको कहेंगे जिसमें इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। जैसे मैं आपको बता देता हूं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है सरकार ने, वो क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज है, उसके लिए सरकार ने एक फॉर्मूला दिया है जो नया आया है। उसमें एक आया कि माइक्रो इंडस्ट्री हम उसे कहेंगे जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो। कितना? 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो। उस 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री में काउंट होगा। उसके अलावा अगर उसका कुल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का हो, कुल जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक का हो, उसको हम कहते हैं माइक्रो इंडस्ट्री। तो अगर आपको ये पता करना है कि सूक्ष्म उद्योग क्या है, तो ऐसा उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का निवेश है या जो 5 करोड़ का जिसका टर्नओवर है। अब आपको कुछ लोगों को ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में दिक्कत आएगी कि 1 करोड़ का निवेश क्या होता है और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर क्या होता है। मैं ये भी आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आप में से नटवर सिंह जी हैं और नटवर सिंह जी हमारे बिजनेस करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास भाई 10 लाख रुपए हैं और मुझे बिजनेस करना है और इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे और पैसे की आवश्यकता है। तो नटवर सिंह जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और अपने कुछ कागज रखे, इनको 20 लाख का लोन भी मिल जाता है। तो 30 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए किसमें? अपनी कंपनी को बनाने में। यानी इन्होंने क्या किया? 10 लाख रुपए अपने डाले और 20 लाख रुपए लेकर के बैंक से लोन लेकर के इन्होंने अपना काम शुरू किया, अपना कोई भी बिजनेस। तो इनका जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो कितना हुआ? 30 लाख रुपए। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी अपने या लोन के माध्यम से जो पैसा हम लगाते हैं और उससे जो हम बिजनेस शुरू करते हैं, इसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। क्लियर? दूसरा जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि हम कितना सामान बेचते हैं, कितने का हम बेचते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 लाख की चीजें हैं, 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने 1 करोड़ रुपए के ऑर्डर ले लिए। हमने कहा कि भाई आप हमको पैसे देते जाना और आपके ऑर्डर हम बनाते जाएंगे। तो हमने 1 करोड़ रुपए तक की सेल कर दी। तो जो ये है उसको हम कहते हैं टर्नओवर, यानी कुल जो आप सेल करते हैं उसको हम लोग आसान भाषा में समझे तो उसे टर्नओवर कहते हैं। और टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही क्या डिसाइड होता है? आपका बिजनेस। तो जो भी आपने जो भी बिक्री की है, जो भी आपका सिंपल चीजें हैं कि डेबिट क्रेडिट आपका जो भी हुआ है, उसको मिलाकर के हम लोग टर्नओवर कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो यहां मुझे आपको समझाने का मतलब यही है कि एमएसएमई में आप 1 करोड़, मतलब एमएसएमई में जो माइक्रो इंडस्ट्री है उसमें आप 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो माइक्रो में काउंट होगा। और अगर 5 करोड़ रुपए का भी तक का आप टर्नओवर करते हैं तो ये टर्नओवर तो क्या होगा आपका? 5 करोड़ का होगा तो माइक्रो में काउंट होगा। उसके बाद माइक्रो से ऊपर जो इंडस्ट्री होती है उससे बड़ी, उसका नाम है स्मॉल, यानी लघु उद्योग।
तो लघु उद्योग में क्या है कि 10 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट है किसी का, मान ली किसी का धंधा इतना बड़ा है कि उसमें उसके या लोन के माध्यम से 10 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो उसको कहेंगे हम स्मॉल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग। और साथ ही साथ उसका टर्नओवर जा सकता है 50 करोड़ रुपए तक। तो 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 50 करोड़ से अगर कम है तो वो किस में काउंट होगा? लघु उद्योग में। उसके बाद आता है मीडियम। तो मीडियम इंडस्ट्री क्या होती है? उसको हम कहते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए से कम है और आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, तो आप किस में आएंगे? मध्यम में आएंगे। अब देखिए, अगर आपको याद करने में असुविधा हो तो मैं आपको याद करवाता हूं। माइक्रो इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उससे 5 गुना टर्नओवर है। कितना? 5 गुना। 5 गुना टर्नओवर का मतलब कितना हो गया? 5 करोड़। क्लियर? तो उसको कहेंगे माइक्रो। जो स्मॉल है, स्मॉल में आपका टर्नओवर कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 करोड़ और टर्नओवर उसका 5 गुना यानी 50 करोड़। तो जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है उसमें अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? उसका 5 गुना यानी 50 करोड़ तक का। तो वो इंडस्ट्री क्या होगी? स्मॉल होगी। और जो मीडियम इंडस्ट्री होगी, मीडियम में क्या होगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ के 20 करोड़ हो जाएगा, लेकिन टर्नओवर उसका 5 गुना यानी 100 करोड़। तो 1, 5, 10, 50, 20, 100। 1 का 5 गुना 5 होता है, 10 का 5 गुना 50 होता है और 20 का 5 गुना 100 होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जस्ट 5 गुना क्या होना चाहिए? टर्नओवर। उससे कम का क्राइटेरिया है तो आपका वो पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने जो समझाया आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री क्या होती है टर्नओवर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज मैसेज में डाल देना, हम कमेंट में लिख देंगे आपको। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने इतिहास के बारे में। और इतिहास में चर्चा करते करते हमने अकबर के समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छोड़ दी थी। क्या छोड़ दिया था हमने अकबर के समय जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने रानी दुर्गावती, जो गोंडवाना की रानी थी, उसका हमसे मिस हो गया था, वो हम चर्चा नहीं कर पाए थे। तो आज मैं आपको रानी दुर्गावती का थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे शाहजहां के ऊपर। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 से लेकर 1564 तक, लगभग एक 40 वर्ष इनका शासनकाल रहा। और महोबा के राजा कीर्तिवर्मन या शालिवाहन की वो पुत्री थी और उनकी शादी गोंड राजा के साथ हुई थी। गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुई थी। और नागपुर और जबलपुर का जो एरिया है ये गोंडों का क्षेत्र था, गोंड राजाओं का क्षेत्र था। और दुर्गावती जी थी वो गोंडवाना की रानी थी। दलपत शाह की मृत्यु हो गई कम उम्र में ही और उनका एक बेटा था। उसका बेटे के नाम से ही वीर नारायण नाम उनका बेटा था और अपने बेटे की संरक्षक बनकर उन्होंने शासन करना आरंभ किया। मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर ने वहां मांडू के जो महल बनवाए हैं, आप देख सकते हैं मालवा में मांडू के महल। तो मालवा का शासक बाज बहादुर कई बार इनके ऊपर हमला करता रहा, हालांकि वो दुर्गावती को हरा नहीं पाया। बाद में 1564 ईस्वी में अकबर की सेनाओं ने इनके ऊपर आक्रमण किया और बड़ी बहादुरी के साथ रानी दुर्गावती ने मुगल सेनाओं से लड़ाई की। बहुत सारे मुगल सेनाओं को इन्होंने मार दिया क्योंकि इनका क्षेत्र राज्य पहाड़ी क्षेत्रों में था, तो इनके पास सुरक्षा दीवार अच्छी थी। लेकिन क्योंकि मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी और आसफ खां उस समय अकबर का सेनापति बन के गया था इनसे हमला करने के लिए, फाइनली युद्ध में रानी दुर्गावती को हार का सामना करना पड़ा और रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों का बलिदान स्वयं दे दिया, यानी कटार से अपने आप को मार लिया और दुर्गावती का जो एरिया था गोंडवाना वो मुगलों के कब्जे में चला गया। तो एक छोटी सी कहानी रानी दुर्गावती की थी जिसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे। और अब आते हैं हम मुगल इतिहास के स्वर्ण काल पर, जिसको हम लोग शाहजहां का काल कहते हैं। तो शाहजहां के बारे में कल हमने जहांगीर के बारे में चर्चा की थी कि जहांगीर की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय जो नूरजहां थी, वो नूरजहां क्या थी, वो चाहती थी कि उसका जो दामाद है शहरयार भी जहांगीर का ही बेटा था, उसका वो राजा बने। लेकिन शाहजहां ने इस तरीके से अपना सिस्टम सेट किया कि खुद वो जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में राजा बना और लगभग 1658 ईस्वी तक, आप कह सकते हैं लगभग 30-31 साल तक वो दिल्ली और हिंदुस्तान का बादशाह रहा। कौन? शाहजहां।
अब शाहजहां के हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं कि शाहजहां था कौन। शाहजहां का बेसिकली नाम था खुर्रम, और शाहजहां का जन्म हुआ था आपका 4 जनवरी 1592 में। 4 जनवरी 1592 में उसका जन्म हुआ था, और अकबर का वो पोता था, पता ही होगा आपको। और वो उसकी जो माँ थी वो जोधाबाई थी, जगत गोसाई या जोधाबाई। जो आप लोगों ने अकबर जोधा अकबर मूवी देखी है, बेसिकली जो जोधाबाई थी वो जोधपुर के राजा की बेटी थी। जोधाबाई राजपूत राजकुमारी थी, और उसका विवाह अकबर के समय ही किससे हुआ था? जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के समय जहांगीर से, शहजादा सलीम से। तो शहजादा सलीम की पत्नी थी जगत गोसाई, जो जोधपुर की राजपूत राजकुमारी थी, और इसी जगत गोसाई का बेटा था शाहजहां, जिसका बचपन का नाम था खुर्रम, जिसका बचपन का नाम था खुर्रम। और इसके अलावा इसकी बहुत सारे इसके बच्चे थे शाहजहां के, जो इसको आगे चल के परेशान करेंगे, खास करके दारा शिको और औरंगजेब, मुराद, इनमें काफ़ी झगड़े होंगे इसके आगे के काल में। तो ये इसका बेसिक परिचय है कि 1592 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, और 1527 में जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 ईस्वी में ये मुगल गद्दी का वारिस बना, भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह बना। और लगभग 31 वर्ष तक इसने शासन किया, और बाद में औरंगजेब ने इसको कैद कर दिया, और इसका बुढ़ापा बड़े बुरे तरीके से बीता। शाहजहां की का जो शुरुआती जीवन जितना अच्छा था, उसी प्रकार से इसका बुढ़ापा बहुत खराब बीता। औरंगजेब जो इसका बेटा था, बड़ा ही नालायक आदमी था, उसने इसको पकड़ के बंद कर दिया आगरे के किले में, और 8 साल तक ये शाहजहां उसी में सड़ता रहा, आगरे के किले में 8 साल तक किले में पड़ा रहा कैद में। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे शाहजहां के बारे में कुछ विशेष फैक्ट और जानकारियां। जैसा आप जानते होंगे कि जहांगीर के शासनकाल के अंतिम समय में आके जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां, वो शासन की सर्वेसर्वा बन गई थी। तो शाहजहां इस बात को जानता था कि अगर नूरजहां और नूरजहां का जो दामाद है, यानी जो उसका खुद का भाई है, शहरयार इत्यादि, अगर इनको नहीं हटाया तो ये उसको बादशाह नहीं रहने देंगे। तो 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद ये बादशाह बना दिल्ली का। और इसने क्या काम किया? इसका एक ससुर था, मुमताज महल का जो पिता था, जो मुमताज बेगम थी उसका जो पिता था, उसका नाम था आसफ खां। आसफ खां बेसिकली कौन था? नूरजहां का भाई था, और ये सब ईरानी लोग थे, ईरान के आए हुए लोग थे। तो नूरजहां का भाई था आसफ खां, और आसफ खां की बेटी थी मुमताज, जिसका असली नाम था अर्जुमंद मानो बेगम। तो जो शाहजहां का विवाह हुआ था मुमताज के साथ, तो शाहजहां का जो ससुर था उसका नाम था आसफ खां, और वो एक ईरानी मूल का व्यक्ति था, जो मुगल दरबार में आके एक बड़ा अधिकारी बन गया था। शाहजहां को उस पर, अपने ससुर पर बहुत भरोसा था। उसने आसफ खां को लगा दिया काम पे कि जितने हैं उनको निपटा दो, मतलब जो भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको निपटा दो। तो उसने निर्देश दिया शाहजहां ने कि इनको सबको मार डालो। आसफ खां ने डाबर बख्श, गुरु सब शहरयार, जो उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी था, इन सबको मौत के घाट उतार दिया, और एक तरीके से शाहजहां का जो राज्य है उसको निष्कंटक बना दिया। मतलब अब कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। 1628 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पे? आगरा में। जैसा आप जानते हो कि मुगलों के समय में आगरा एक बड़ा मशहूर, बड़ा प्रसिद्ध जो है शहर था। क्या? आगरा। तो आगरा में ही शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ, और वो हिंदुस्तान का बादशाह बना। आसफ खां क्योंकि इसका ससुर भी था और बड़ा विश्वास पात्र था, तो आसफ खां को इसने 7000 का मनसब दिया। और 7000 का मनसब 2 हिंदू राजाओं को भी मिला था, राजा मानसिंह और राजा मिर्जा अजीज कोका, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इनको भी 7000 का मनसब दिया गया था मुगलों के समय। सबसे बड़ा मनसब यही था 7000 का। तो 2 राजपूत राजाओं को भी यह मनसब मिला था। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी जो राजधानी है वो आगरा से शिफ्ट कर ली। कहां पे? दिल्ली। और दिल्ली में उसने एक शहर बसाया जिसको कहते हैं शाहजहांबाद। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में आपको जो लाल किला मिलता है, दिल्ली में रेड फोर्ट है, ये लाल किला और इसके अंदर तमाम चीजों का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था, और इस पूरे एरिया को शाहजहां ने ही बसाया था। इसलिए इस सारे एरिया को पहले शाहजहांबाद कहा जाता था, जिसे आज हम लोग पुरानी दिल्ली कहते हैं।
बेसिकली लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारा एरिया शाहजहां ने ही बसाया था। और पहले चांदनी चौक एक मार्केट था जहां पर बाजार लगता था, और जो शाहजहांबाद है जहां पर जामा मस्जिद और लाल किला, केवल यही दिल्ली था। और कुछ चीजें शाहदरा में थी, बाकी दिल्ली में कुछ नहीं था। मुगलों के समय पूरा दिल्ली गांव थे, दिल्ली के आसपास सारे के सारे गांव थे, केवल इतना ही दिल्ली था जिसको हम लोग आज की डेट में पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, वही दिल्ली था मुगलों का बसाया हुआ। और दिल्ली के अंदर गांव थे अलग अलग। आज भी दिल्ली के अंदर 70-80 गांव हैं। दिल्ली शहर के अंदर भी गांव हैं, दिल्ली के आसपास की परिधि में भी आज भी बहुत सारे गांव हैं। तो ये जो शाहजहांबाद है, इसकी स्थापना शाहजहां ने की थी, और शाहजहां ने अपनी राजधानी 1639 में शिफ्ट कर दी दिल्ली। उसके बाद शाहजहां ने क्या काम किया था? शाहजहां ने साम्राज्य विस्तार पर जोर दिया था, क्योंकि जहांगीर विलासी व्यक्ति था। जहांगीर बहुत बड़ा आप कह सकते हैं शराबी व्यक्ति था। जहांगीर बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा। तो उसने बहुत कोई ज्यादा काम किए नहीं। उसके समय विद्रोह होते रहे, यानी जहांगीर के समय खुद शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाया था मुगल साम्राज्य के लिए। तो शाहजहां ने इसकी जिम्मेदारी को समझा, और शाहजहां ने सबसे पहले दक्षिण विजय का अभियान शुरू किया साउथ इंडिया में। और दक्षिण भारत में एक राज्य था अहमदनगर, जो वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। इसने अहमदनगर पर विजय हासिल की 1633 ईस्वी में, और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो सबसे पहली विजय इसने दक्षिण भारत में की थी, अहमदनगर। उसके बाद शाहजहां इसी समय अहमदनगर में कौन था? अहमदनगर में इसी समय शिवाजी के पिताजी नौकरी करते थे। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले। तो शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, उनके पिताजी अहमदनगर के ही जो शासक था उसके यहाँ नौकरी करते थे। और जब मुगलों ने यानी शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया, तो शाहजी भोंसले वहां से चले गए और बीजापुर की सेवा में चले गए। बीजापुर राज्य था, और वहां जाके उन्होंने नौकरी कर ली। आगे हम शिवाजी का इतिहास पढ़ेंगे कि शिवाजी का जन्म कैसे हुआ और शिवाजी ने किस तरीके से अपने राज्य का निर्माण किया। यहां से लिंक है। शाहजहां के समय से ही मराठों ने अपनी शक्ति को बनाना आरंभ कर दिया था, और औरंगजेब के समय तक आते आते मराठे एक बहुत बड़ी शक्ति भारत की बन चुके थे। उसके बीच बीजापुर और गोलकुंडा, इन दो राज्यों पर, बेसिकली दक्षिण भारत में 4-5 मुस्लिम राज्य थे, जैसे अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था। ये 3 बड़े प्रसिद्ध राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ये बड़े राज्य थे। इन राज्यों पर उसने कब्जा किया, और इन राज्यों को उसने संधि करने के लिए बाध्य कर दिया, बीजापुर और गोलकुंडा को। तो गोलकुंडा के साथ में जो उसकी संधि हुई, किसकी? शाहजहां की और गोलकुंडा की बड़ी प्रसिद्ध संधि थी। उसमें क्या है, गोलकुंडा का जो ने कहा कि हम मुगल सम्राट को का नाम अपने खुतबे पर पढ़वाएंगे और अपने सिक्कों पर भी डलवाएंगे। उसके अलावा उसने, गोलकुंडा ने कहा कि गोलकुंडा के एक राजा की बेटी का विवाह औरंगजेब के बेटे के साथ किया गया। गोलकुंडा ने यह भी माना कि वो 6 लाख रुपए का वार्षिक कर मुगल दरबार में भेजेंगे। और इसी समय एक और बड़ी घटना घटी। गोलकुंडा के पास में हीरे की खानें थी। गोलकुंडा का जो राज्य था, इसमें हीरे की खानें थी, और उन्हीं हीरे की खान से एक हीरा मिला था जिसको हम लोग कहते हैं कोहिनूर, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदानों से मिला था। और उस समय मोहम्मद सैयद करके एक फारस का व्यापारी था। वो फारस के व्यापारी के पास वो हीरा था, और वो जब गोलकुंडा ने संधि कर ली शाहजहां के साथ में, तो वो वहां से नाराज होकर शाहजहां के दरबार में आ गया, मुगल दरबार में। और उसने वो हीरा, कोहिनूर हीरा, शाहजहां को भेंट किया था। किसने? मोहम्मद सैयद ने। मोहम्मद सैयद ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था, और शाहजहां ने आगे चल करके उसको अपने सिंहासन में जड़वा लिया था, जिसका नाम था मयूर सिंहासन। बाद में राजा रणजीत सिंह के पास चला गया वो हीरा, और बाद में उसको अंग्रेज ले गए। कोहिनूर हीरे की कहानी भी हम आपको बताएंगे कि कोहिनूर हीरा किस तरीके से भारत से इंग्लैंड गया था। उसके बाद 1636 ईस्वी में शाहजहां ने धावा बोल करके बीजापुर राज्य पे कब्जा कर लिया, और बीजापुर को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। और अपना जो उसका शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, उस औरंगजेब को उसने दक्षिण का प्रांतपति नियुक्त कर दिया, यानी दक्षिण का उसने उसको अधिपति बना दिया। किसने? शाहजहां ने। और दक्षिण में यहीं से इंटरेस्ट पैदा होगा अकबर का, और अकबर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और इन सारे राज्यों के साथ संघर्ष करेगा आगे चल के औरंगजेब। और आप देखना कि औरंगजेब इनसे लड़ते लड़ते
और उसके अलावा मराठे आ जाएंगे, तब तक शिवाजी वगैरह उनसे लड़ाई होगी और औरंगजेब की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी दक्षिण में लड़ाई लड़ते लड़ते। तो दक्षिण क्या है, दक्षिण औरंगजेब के लिए नासूर बनने वाला है आगे चल करके। शाहजहां तो निकाल ले जाएगा अपना टाइम, औरंगजेब के समय आते आते दक्षिण जो है मुगलों के लिए नासूर बन जाएगा, खास करके औरंगजेब के लिए। और औरंगजेब की सारी शक्तियों का वहीं क्षय हो जाएगा और आप देखेंगे कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया और मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। और आगे चल करके आप देखेंगे कि केवल औरंगजेब के 50 साल बाद ही भारत पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, औरंगजेब के जाने के 50 साल बाद ही। क्लियर। आगे हम देखते हैं, उसके बाद मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, क्योंकि मुगल बेसिकली मध्य एशिया के ही थे, उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां के रहने वाले थे। तो शाहजहां ने भी कोशिश की कि किसी तरीके से मध्य एशिया पे कब्जा किया जाए। शाहजहां ने अभियान भेजे, सेनाएं भेजी, लेकिन शाहजहां मध्य एशिया पे कब्जा नहीं कर पाया, उसको निराशा हाथ लगी और वापस आना पड़ा। उसी प्रकार से आपका जो कंधार था, कंधार के किले पर कब्जा करने के लिए भी शाहजहां ने अपनी सेनाएं भेजी, क्योंकि कंधार को, काबुल को और मध्य एशिया को मुगल अपना मानते थे। वहां भी उसने प्रयास किया, शाहजहां को सफलता नहीं मिली और ईरानियों के सामने उसे हारना पड़ा और अंततः कंधार का किला भी उनके हाथ से, मुगलों के हाथ से निकल गया। उसके बाद शाहजहां के समय बहुत सारे विद्रोह हुए, शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए। उनमें खास करके मैं आपको कुछ विद्रोह का बताता हूं। जैसे 1628 से 36 के बीच में बुंदेलखंड में विद्रोह आरंभ हुआ शाहजहां के खिलाफ। और विद्रोह किसने किया, जो बुंदेलखंड का बुंदेला राजा था वीर सिंह बुंदेला, उसका बेटा था जुझार सिंह, उसने विद्रोह किया, जुझार सिंह बुंदेला ने। और शाहजहां, क्योंकि शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह था, उसको जब लगा तो उसने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी और विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। शाहजहां को ने जब जुझार सिंह को लगा कि भाई अब बचना मुश्किल है, तो जुझार सिंह जो बुंदेला राजा था उसने माफी मांग ली शाहजहां से, और शाहजहां से माफी मांगने के बाद वो बच गया किसी तरीके से। लेकिन चंदेल जो है शक्ति का लगभग यहाँ पे खात्मा हो गया, पतन हो गया, कुछ रहा नहीं। उसके अलावा मालवा का अफगान सरदार था जिसका लोधी, खाने जहां लोधी ने विद्रोह कर दिया था, उस विद्रोह को भी शाहजहां ने दबा दिया। मालवा जो है विद्रोह का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है भारत के इतिहास में। मालवा मतलब उज्जैन, देवास, धार, इंदौर, इसके एरिया को मालवा कहते हैं। यहां से हर बार विद्रोह हुए हैं। उसके अलावा सिखों के गुरु थे हरगोविंद सिंह, उन्होंने भी विद्रोह किया था और इसको शाहजहां ने दबा दिया था। उससे पहले पता, हरगोविंद से पहले सिखों के गुरु अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर मरवा चुका था। तो ये बड़े बहुत शक्तिशाली लोग थे, मुगल लोग। उसके बाद 1632 ईस्वी में बंगाल में एक जगह पड़ती है हुगली, वह हुगली में पुर्तगाली थे, पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। आपको मालूम होगा कि वास्को डिगामा जब भारत आया तो 1498 ईस्वी में आया था, 1498 में आया था। तो पुर्तगाली भारत के समुद्री तटों पर व्यापार करने लग गए थे और शाहजहां के काल में आते आते वो अपनी काफी शक्ति दिखाने लगे। तो 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों को बुरी तरीके से कुचल दिया, लेकिन उसने भगाया नहीं। और इसी का नुकसान ये हुआ कि आगे चल करके पुर्तगालियों के बाद आपने देखा कि फारसी भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए। और जब मुगल कमजोर हुए तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने भारतीयों को हराना शुरू कर दिया। तो शाहजहां की एक बड़ी भूल थी कि शाहजहां ने यूरोपीय शक्तियों के खतरे को भांपा, लेकिन कभी उन्हें भारत से बाहर भगाने का प्रयास नहीं किया। और वो समुद्र के किनारे, कोई सूरत में, कोई गोवा में, कोई कोचीन में, कोई हुगली में, कोई विशाखापट्टनम में वो अपनी अपनी कोठियां बना करके व्यापार करते रहे। और जैसे ही उनको लगा कि भारतीय शक्तियां कमजोर हो गई हैं, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने इंटरवीन करना शुरू किया और भारतीय राजाओं को हराना शुरू कर दिया। और भारत जो है एक तरीके से यूरोपियों की गुलामी का शिकार हो गया। ये आगे चल के हम देखेंगे। उसके समय शाहजहां के समय एक और खास बात हुई कि शाहजहां के समय दक्षिण में बहुत भीषण अकाल पड़ा था, बहुत लोग मारे गए थे। तो शाहजहां के शासनकाल की एक बहुत बड़ी घटना है। और हो सकता है कभी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल राजा के काल में सबसे बड़ा अकाल पड़ा, तो इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां के काल में दक्कन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भूख से मारे गए थे। तो ये कुल मिला के शाहजहां का के समय का साम्राज्य विस्तार और उसका समय होने वाले विद्रोह है। जैसा मैंने कहा कि आगे चल करके शाहजहां के बेटों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। दारा शिकोह, औरंगजेब,
मुराद बख्श, इन सब में। और बाद में औरंगजेब ने तिकड़म का प्रयोग करते हुए इन सबको हरा करके वो बादशाह बन गया औरंगजेब, और उसने शाहजहां को कैद कर लिया। मतलब शाहजहां के मरने से पहले ही उसने उसको जेल में डाल दिया था। अब हम आते हैं कि अंतिम समय क्या हुआ, शाहजहां का अंतिम समय कैसे बीता। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इसमें जो दारा शिकोह था वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये उसका सबसे बड़ा बेटा था और बहुत शिक्षित और विद्वान था दारा शिकोह। इसने कई साल, इसको संस्कृत भी आती थी, फारसी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, अरबी भी आती थी। और दारा शिकोह ने कई सारे ग्रंथों का, गीता वीता इत्यादि का इसने अनुवाद भी किया था। वो पढ़ा लिखा आदमी था। शाहजहां चाहता था कि ये ही राजा बने, शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह ही राजा बने। लेकिन औरंगजेब क्या बहुत खतरनाक आदमी था, मतलब वो प्योर पॉलिटिशियन था। तो वो उसने क्या है, विद्रोह को जन्म दिया और इनके राजकुमारों में चारों में लड़ाई हुई। एक एक करके औरंगजेब ने सभी को हरा दिया और अंततः हराने के बाद 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया मुगल गद्दी के ऊपर और वो खुद बादशाह बन गया। और उसने उसको, औरंगजेब को कैद करके डाल दिया किसमें, जेल में। आगरा किला, आगरा फोर्ट आपने देखा होगा, उसी में उसने उसको बंद कर दिया था। अब शाहजहां के बारे में एक और चीज जो आपसे चर्चा करने के लिए बची है वो है शाहजहां और ताजमहल, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि ताजमहल क्या है। बेसिकली शाहजहां की बहुत सारी पत्नियां थीं। उस समय राजा महाराजा बहुत सारे विवाह करते थे, उन्हीं में से उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मुमताज महल। और मुमताज महल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि उसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और वो आसफ खां नाम के एक सरदार की, ईरानी सरदार की बेटी थी। और जैसा मैंने कहा, जो नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी, नूरजहां का भाई था बेसिकली आसफ खां। तो मुमताज महल की बुआ थी नूरजहां, मुमताज महल की बुआ थी नूरजहां। और लगभग 11 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ था शाहजहां के साथ में। और शाहजहां उसे बहुत पसंद करता था। इस कारण से जब उसकी मृत्यु हो गई, बेसिकली उसकी मृत्यु क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई थी, उसके 13 बच्चे हो चुके थे ऑलरेडी मुमताज महल के। जब 14वां उसका बच्चा हुआ तो उसी प्रसव पीड़ा में उसकी मृत्यु होगी। और उसकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने, उसकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में, बुरहानपुर पड़ता है आपका दक्कन में, वहां उसकी मृत्यु हुई थी। और शाहजहां का इतना ज़्यादा लगाव था मुमताज़ से कि उसने फिर उसकी याद में एक बहुत सुंदर मकबरे का निर्माण करवाया। और वो जो मकबरा था आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें भी उसी के अंदर हैं। लगभग 23 साल लगे थे ताजमहल को बनने में, 20,000 से ज़्यादा मजदूरों ने काम किया। सफ़ेद संगमरमर जो थे राजस्थान से मंगाए गए, उनसे मंगा करके इसका निर्माण किया गया। और इस्लामी शैली का ये स्थापत्य है। हम मुगल स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे पूरी एक दिन, जिसमें हम बताएंगे कि उनके जो किले बने हैं उनकी शैली क्या है, कौन सा पत्थर प्रयोग हुआ है, उसमें नक्काशी किस तरीके से की गई है, इन सब की चीज की भी चर्चा हम लोग करेंगे। और इस तरीके से ताजमहल, जिसको हम लोग 7 अजूबों में गिनती करते हैं, उसी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ये कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसने उनके कारीगरों के हाथ कटवा दिए। अच्छा, एक और है लाहौरी करके, उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो उसका शिल्पी था, वास्तुकार था। किसका? ताजमहल का। ताजमहल का जो वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उसने डिजाइन किया था पूरा। और 23 साल में जाकर के ये इमारत पूरी बन पाई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, मतलब देखा भी होगा। ताजमहल में से अधिकांश लोग जो भी आगरा घूमने जाते हैं वो ताजमहल तो देख ही लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी और पूरा का पूरा इतिहास है शाहजहां का। अंतिम समय में जैसे मैंने कहा कि उसके बेटों ने उसको पकड़ा, और बेटों ने क्या, औरंगजेब ने उसको डाल दिया जेल खाने में, और 8 साल तक वो जेल में ही रखता रहा। तो आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? आगे हम चर्चा करेंगे औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों के बीच में जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई थी उसके बारे में। और औरंगजेब के बाद जो शासक हैं उनको हिस्ट्री में कहा जाता है लेटर मुगल, उत्तरकालीन मुगल। तो औरंगजेब के बाद जैसे आपका बहादुर शाह प्रथम है, जहांदारा शाह है, आराम शाह है, फरुख सियर है,
शाह आलम है, आलमगीर है, या फिर बहादुर शाह द्वितीय है, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे के सेशन में। कल हम लोग औरंगजेब और उसके भाइयों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो मुगलों का लगभग पॉलिटिकल इतिहास और बाकी मेन चीजें हमारी हो जाएंगी। उसके बाद मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन समाज क्या था और मुगल कालीन स्थापत्य कला, इसकी भी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे, ताकि पूरी मुगल हिस्ट्री हम लोगों को बहुत स्पष्टता के साथ याद रहे। तो आज का सेशन हम लोग शाहजहां तक ही रखेंगे, केवल शाहजहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर ओवरलैपिंग हो जाती है। तो शाहजहां के बारे में मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं कि शाहजहां जो था वो शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, और उसका विवाह वो जो उसकी माता थी वो जगत गोसाई यानी जोधाबाई थी। शाहजहां 1627 में हिंदुस्तान का बादशाह बना, और उसके बाद उसने दक्षिण भारत के विजय अभियान किए, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इनको हराया। उसके समय जो विद्रोह हुए, चाहे सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह का विद्रोह हो, चाहे बुंदेला विद्रोह हो, चाहे पुर्तगालियों का विद्रोह हो, ये सारे विद्रोह उसने दबाए। उसके अलावा शाहजहां और मुमताज महल का जो प्रेम है और उनका जो ताजमहल, इसकी चर्चा हमने की। लेकिन हमने कहा कि हमने मुगल स्थापत्य भी छोड़ा हुआ है। जैसे शाहजहां ने केवल ताजमहल नहीं बनवाया, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया। आप लोग कभी जाएंगे तो आपको दिल्ली में लाल किला देखने को मिलेगा। वो लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया। उस लाल किला के अंदर भी बहुत सारी इमारतें, जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, बहुत सारी चीजें अंदर बनी हुई हैं। अगर आप लाल किला में अंदर घुसेंगे तो वो भी बहुत सारी चीजें उसने वहां पर लाल किला के अंदर बनवाई हुई हैं। उसके अलावा बाग लगवाए और तमाम चीजों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो क्लियर? तो ये सारी चीजें शाहजहां के बारे में आप लोग, इनको, इतनी सारी चीजों को आप लोग जाने। और बाकी कल हम लोग राजू राम का कहना है श्रमण संस्कृति या इससे पीछे का इतिहास बताना। राजू, आप पुराने इतिहास के वीडियो देखना, उसमें आपको श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी पुराने वीडियोज में। ठीक है राजू? तो आप अगर वो देख लेंगे तो आपको श्रमण संस्कृति का पूरा लाइव सेशन मिल जाएगा। क्लियर? सो चलिए, आज के लिए हमारा सेशन केवल यहीं तक। लगभग 1 घंटे हमारा सेशन रहा, जिसमें हम लोगों ने कुछ करंट की बातें की और बाकी इतिहास का हमने एक टॉपिक कवर किया। कल हम लोग औरंगजेब के समय बहुत सारी लड़ाई होगी, उसकी चर्चा करेंगे, और किस तरीके से फॉल ऑफ मुगल एम्पायर शुरू होगा, यानी मुगलों का पतन किस तरीके से शुरू होगा भारत में, इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अगर कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उठता है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि।